ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, किस्त नंबर 118 118। लगता है तुम सब नशे में हो और इसी नशे में मारे जाओगे। हम होश में हैं और अब तुम लोगों के होश में आने का वक्त है। अनवर खान गर्जा, जो कुछ तुमने सुल्ताना के साथ किया है वो हम भी जॉर्ज गोरे की बहन के साथ कर सकते हैं। वो एक बार नहीं 20 बार कर सकते हैं, लेकिन वो बची हुई है। हाँ, इसकी जान शदीद ख़तरे में है और ये ख़तरा तब टल सकता है जब हुक्म और जज गैर मशरूत तौर पर हमारी कुछ बातें मानेंगे। तुम बकवास कर रहे हो। कहाँ है मारिया साहबा? मोहन की आवाज़ तरीकी में उभरी। अनवर खान ने साग को इशारा किया। वो बिफरा हुआ सा गया और मारिया को घसीट कर दाने के करीब ले आया। दाने के बिल्कुल पास पहुंचकर उसने अपने हाथ में पकड़े एक खमदार खंजर की तेज नोक अचानक मारिया के बाजू में उतार दी। उसके अरिया बाजू में खंजर का इंजेक्शन कारगर रहा। वो बुरी तरह चलाई और हेल्प हेल्प पुकारने लगी। इसकी ये आवाज़ तकरीबन बाहर खड़े हर सवार तक पहुंची। अनवर खान ने पुकार कर कहा, मेरा ख्याल है अपनी मेम साहबा के पुरजोश नारे तुमने अच्छी तरह सुन लिए होंगे। वो यहाँ बहुत खुश है और इस तरह के नारे अक्सर लगाती रहती हैं। अगर तुम चाहो तो इस तरह के मज़ीद नारेबाजी भी तुम्हें सुनाई जा सकती है। चंद लम्हे तक गहरा सन्नाटा रहा। फिर मोहन कुमार के साथी की नहायत बोझल आवाज़ सुनाई दी, अगर ये वाकई मारिया साहबा है तो तुम लोग जानत नहीं हो कि अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे चुके हो। तुम लोगों की बदनसीबी पर तरस आ रहा है। ये वाकई तुम्हारी मेम साहब आई हैं, अनवर खान ने ताव दिलाने वाले लहजे में कहा, और अनकरीब हम उसे ज़मीन पर बकरी की तरह लिटाकर खुद छुरी से ज़िबा करने वाले हैं। लेकिन हम चाहते हैं इससे पहले तुम एक दफ़ा अपने वालिद साहबान यानी हुक्म जी और जॉर्ज से बात कर लो। इसहाक ने एक और चरका मारे के बाजू पर लगाया। वो फिर दर्दनाक अंदाज में चलाई, प्लीज़ हेल्प प्लीज़, ये मुझे मार डालेगी। यही वक्त था जब दो अफराद अपनी मेम साहबा के लिए बेताब होकर दाने की तरफ बढ़े। अनवर खान ने बेदरेग ब्रश चलाया। इन दोनों अफराद के कदमों के आसपास चंगारियाँ बिखर गई। वो बुखलाकर पीछे हटे। अनवर खान बेरहम लहजे में ताड़ा, किसी धोखे में ना रहना मोहन, हम मरने और मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर कोई हमाकत फरमाओगे तो कल शाम तक तुम्हारी चिता के फूल भी तैयार हो चुके होंगे। क्या चाहते हो तुम लोग? मोहन कुमार की मरी मरी आवाज़ आई। चाहते तो बहुत कुछ हैं और इंसान की चाहते कभी पूरी नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल हमारी दो चार मासूम सी ख्वाहिशें तुम्हारे हुक्म जी और उसके लानती चमचे जॉर्ज को पूरी करनी होगी। तुमने जो कुछ कहना है सामने आकर कहो। मोहन कुमार का नामालूम साथी उसीली आवाज़ में बोला, सामने भी आ जाएंगे। फ़िलहाल हमारे सिरों पर खून सवार है। हमारे मत्थे ना ही लगो तो अच्छा है। अच्छे बच्चे की तरह जो कहते हैं वो सुनो और अपने दोनों वालिद साहबान को जाकर बता दो। जो बकवास करना चाहो तो जल्दी करो, मोहन कुमार ने कहा। हम तुम्हें सिर्फ 2 दिन देते हैं। सुल्ताना के वालिद और भाई को पूरी हिफाजत के साथ नल पानी पहुंचा दो। हमारे पास 50 नामों की एक फरिश्त है। इन लोगों में से ज़्यादातर जॉर्ज गोरा की जेल में है। इनको फ़ौरन रहा करके यहाँ हमारे पास पहुंचाया जाए। जरगा के राज भवन में होने वाली सारी शर्मनाक रस्में, ख़ास तौर से जश्न बहार और 7वीं का जश्न ख़त्म करने का फिलफौर ऐलान किया जाए। जॉर्ज गोरा को फौरी तौर पर जेलर के ओहदे से हटाया जाए। फिर मुझे शक हो रहा है कि तुम नशे में हो। तुम अपनी औकात में रह कर बात नहीं कर रहे हो। एक बार फिर मोहन कुमार की आवाज़ उभरी, अपनी औकात का पता हम सबको बहुत जल्द चलने वाला है। फिलहाल तुम बीबे बच्चे बनो और जो कुछ तुम्हें कहा गया अपने बुजुर्ग तक पहुंचाओ। बड़ों के मामले में छोटे बच्चे बोले तो उनको मुर्गा बना दिया जाता है। नामों की फरिश्त कहाँ है? मोहन कुमार ने पूछा। अनवर खान ने
फहरिस्त निकाल कर हमारी तरफ देखा। कौन जाएगा, उसने पूछा। इसहाक, नहीं मैं जाऊंगा, सबसे पहले मैंने जवाब दिया। इसहाक और चौहान मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैं अपना हौसला आजमाने पर तुला हुआ था। मुझे यूँ लगता था जैसे मुझे कोई नया अख्तियार मिला है और मैं इस अख्तियार को अमल में लाकर अपनी बेजिगरी को परखना चाहता हूँ। मैंने अनवर खां के हाथों से नामों वाली फहरिस्त ली और सुरंग के दाने से बाहर निकल आया। एक अजीब सनसनी का एहसास हुआ। मैं जानता था कि मेरी तरफ दर्जनों राइफलें उठी हुई है। बहुत सी खूनख्वार निगाहें मुझ पर मरकूज हैं और मेरे साथ किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। इस हो सकते और ना हो सकने के दरमियान की कैफियत बड़ी मज़ेदार थी। मेरी निगाहें में इमरान का चेहरा घूमने लगा। वो भी जब कोई पुरखतर काम करता था, उसके चेहरे पर भी ऐसी ही लज्जत अमेज कैफियत तारी हो जाती थी। मैं सीना तान कर आगे बढ़ा। राइफल मेरे कंधे से झूल रही थी। तारीकी में से एक साया निकलकर मेरे रूबरू आया। अपने डील डोर और शक्ल से काफ़ी खतरनाक शख्स लगता था। उसने भी अपनी राइफल कंधे से लटका रखी थी। मैंने नामों वाली फहरिस्त का कागज़ उसे थमाया और अनवर खां की हदायत के मुताबिक कहा, हमारे चारों मुतालबात इस कागज़ की पुष्ट पर लिखे हुए हैं। उस शख्स ने छीनने वाले अंदाज में कागज़ मेरे हाथों में से ले लिया। मैंने अनवर खां की दी हुई एक तलाई चूड़ी उसकी तरफ बढ़ाई। यह तुम्हारी मेम साहब की निशानी है, जाकर अपने बड़ों को दिखा देना। उस शख्स ने चूड़ी भी मुझसे ले ली और एक शोला फिशान निगाह मुझ पर डालकर वापस चला गया। उसकी आंखों में मुझे देखने के बाद बेपनाह हैरत उमड़ आई। यकीनन वो मुझे पहचानता था और उसे हरगज़ उम्मीद नहीं थी कि मैं भी अनवर खां और इसहाक वगैरह के साथ इस सुरंग में पाया जाऊंगा। मोहन कुमार ने तारीकी में से पुकार कर कहा, अनवर खां, तू आग से खेल रहा है, इसलिए तुझे एक बुरी मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हम मौत के लिए बिल्कुल तैयार होकर आए हैं। मोहन, समय ले अपने कफन अपने सिरों से बांध लिए है और अपना कहा सोना माफ़ करवा लिया है। अगर कब्रें नसीब होंगी तो ठीक, ना भी मिली तो कोई परवाह नहीं, लेकिन एक बात पत्थर पर लकीर है मोने, मरने से पहले हम तुम्हारी इस मेम साहबा को ज़िबा ज़रूर कर देंगे। साक ने कहा, यह मत समझना मोने कि हम सौदेबाजी कर रहे हैं। हम तो इस मेम का सर उतारने से पहले सिर्फ उज्जत पूरी कर रहे हैं। याद रख, अगर हमारे इन मुतालबों में से किसी मुतालबे का कोई छोटा सा हिस्सा भी तेरे हुक्म जी को कबूल नहीं हुआ तो फिर ये मेम मरेगी और कोई अच्छी मौत नहीं होगी। इसहाक के लहजे में दरिंदगी महसूस करके मोहन कुमार को जैसे सांप सूंघ गया। अनवर खां बोला, चलो आप फूट जाओ यहाँ से। इस मेम को बचाने के लिए तुम लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है और जाते जाते आखिरी बार सुन लो, अगर दरगाह की तरफ से या नल पानी की तरफ से हमारे खिलाफ कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की गई तो हम दूसरा मौका नहीं देंगे। इस मामले को फौरन अंजाम तक पहुंचा देंगे। अनवर खां ने नल पानी का नाम जानबूझ कर लिया था। इस तरह वो हुक्म जी वगैरह को बावर कराना चाहता था कि मारिया फर्गूसन के अगवा वाले मामले से छोटे सरकार या उसके साथियों का कोई ताल्लुक नहीं था। इस दौरान में मारिया ने वावैला शुरू कर दिया। वो इंग्लिश और गुलाबी उर्दू में पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी। इसकी आवाज़ में जलाट अमेज बेचारगी थी और करब था। डॉक्टर चौहान ने करीब जाकर इसकी बात सुनी और वापस आकर अनवर खां को बताया। वो कह रही है कि मेरी माँ ब्लड प्रेशर की मरीज़ा है। मोहन कुमार वगैरह मेरी माँ को मेरे बारे में कुछ ना बताए। इसके अलावा वो अपने लिए टूथ पेस्ट, बुरे साबुन और कपड़ों का एक जोड़ा मंगवाना चाहती है। इसहाक फुंकारा, कोई ज़रूरत नहीं है रामजादी के लिए ये चीज़ें मंगवाने की। ये इसी तरह रहेगी जिस तरह हम रहेंगे। हाँ, एक जोड़ा मंगवा सकती है। अनवर खान ने इसहाक को नरमी से समझाया। वो नीम रजामंद हो गया और मुंह बनाकर दूसरी जानब चला गया। अनवर खान ने मारिया का पैगाम बुलंद आवाज़ में मोहन कुमार और उसके साथियों तक पहुंचा दिया। तारीकी में मोहन कुमार और उसके तकरीबन 4 दर्जन साथियों का वाज़ेह रद्द-ए-अमल समझ में नहीं आ रहा था। तब इतना अंदाज़ा हो रहा था कि इनमें से कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम पूरी तरह चौकस थे। लकड़ी के तनों के पीछे हमने पोजीशन ली हुई थी। उंगलियां राइफलों के ट्रैगर पर थी। इसहाक ने हैंड ग्रेनेड वाला थैला भी हमारे पास ही रख दिया था।
اس نے 5-10 منٹ صرف کر کے مجھے بڑی اچھی طرح سمجھایا تھا کہ ہینڈ گریڈ کو کس طرح اور کس سچویشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال ابھی تک مجھے یقین نہیں تھا کہ میں بوقت ضرورت اچھے طریقے سے اس بارودی گولے کو پھینک سکتا ہوں۔ اسحاق خود رائفل بدست ماریا کے سر پر موجود تھا۔ مجھے پتا تھا خطرے کے وقت وہ ماریا کو شوٹ کرنے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگائے گا، بلکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ خطرے کے پوری طرح سامنے آنے سے پہلے ہی ماریا کی زندگی کا چراغ گل نہ کر دے۔ وہ بڑے تناؤ کے لمحے تھے، لیکن آخر وہ گزر گئے۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ 4 درجن گھڑ سواروں میں سے 10-15 گھڑ سوار یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ امکان تھا کہ موہن کمار بھی روانہ ہونے والوں میں شامل ہوگا۔ باقی افراد دھارنے کے ارد گرد پوزیشنیں سنبھالے تھے۔ ان کی ٹارچوں کے روشن دائرے چاروں طرف حرکت کر رہے تھے۔